अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बात ये है कि कॉस्मोलॉजी है क्या। तो कॉस्मोलॉजी एक्चुअली एक स्टडी है, यूं कह सकते हैं कि एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि आउटर स्पेस या यूनिवर्स से हमें क्या मिल रही होती है। जैसे स्टार है, तो स्टार से आने वाली जो लाइट्स हैं उनके स्पेक्ट्रम को स्टडी करना, ठीक है। उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, उनकी आयनाइजेशन है, उन तमाम चीजों को हम क्या करते हैं, रिसर्च के तौर पर स्टडी करते हैं। और इस पूरी जो स्टडी उसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी को पढ़ने के लिए हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, इस चीज को जरा ऑब्जर्व करें तो देखें, हर वो बॉडी जो कि रेडिएट करती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। मैंने कहा वर्ड रेडिएट करती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं, ना ही ट्रांसमिट, बल्कि क्या हो, रेडिएट करे। अब रेडिएट तो वही कर सकती है ना जो अपने साथ कोई केमिकल रिएक्शन रखती हो। तो हर रेडिएटिंग बॉडी जो कि हायर टेम्परेचर के ऊपर इमिट इमिट आउट करे एक खास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हाई एनर्जी रेडिएशन, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। जैसे अब ये सुनकर थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पास ब्लैक बॉडी का जो सेंस बनता है हमारे जहन में वो यही बनता है कि शायद वो काली बॉडी होगी, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है कि वो आपको दिखने में ब्लैक ही नजर आए। जैसे अब सन की अगर आप बात करें, सन इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो हर किस्म की रेडिएशन को क्या करता है, एमिट आउट करता है। आप देखें उसके अंदर हर किस्म की रेडिएशन मौजूद है जिसे वो क्या कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है। इसी तरह लावा की बात करें या मोल्टन मेटल जो होता है उसे अगर आप देखें तो वो भी रेडिएट करता है। इसी तरह जितनी भी आपके पास ब्लैक एंड मेटल सरफेसेस हैं उनको हायर टेम्परेचर पे हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी का मतलब ये होगा ऐसी बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करें। टेम्परेचर बढ़े तो रेडिएशन भी इमिट आउट हो, ऐसी बॉडीज को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम सब भी तो रेडिएट करते हैं ना। हमारी जो रेडिएशन है वो क्या है, इंफ्रारेड है। लेकिन क्योंकि हम हर किस्म की रेडिएशन इमिट आउट नहीं करते तो इसे इसलिए हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं कहलाते। ब्लैक बॉडी वो होगी जो हर किस्म की रेडिएशन इमिट आउट करेगी और सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे मटेरियल है जो कि रेडिएट करते हैं, लेकिन हर रेडिएटिंग बॉडी को हम ब्लैक बॉडी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो हर किस्म की रेडिएशन इमिट आउट नहीं करते, और दूसरा वो टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड नहीं करते। तो ब्लैक बॉडी के लिए कंडीशन क्या है कि वो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड ना करे, बल्कि किस पे डिपेंड करे, टेम्परेचर पे डिपेंड करे। तो अगर उनकी इमिटेड रेडिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। अब जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक आइडियल ऑब्जेक्ट जिसकी फॉलोइंग अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि वो ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होगी। यानी कि उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन आप इंसिडेंट करेंगे वो सारी की सारी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो एक आइडियल ब्लैक बॉडी होती है उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि जब उस पे से लाइट पास हो तो वो लाइट ओपेक हो, वो उसको पास होने ना दे, ट्रांसमिट होने ना दे, और सारी की सारी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ना कोई रिफ्लेक्शन हो ना कोई ट्रांसमिशन हो। दूसरी इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि परफेक्ट इमिटर भी होगा रेडिएशन का। अब देखें ये दो बातें कैसे हो गई भाई, एक तरफ हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब करेगा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो इमिट आउट करेगा। तो ये दोनों चीजें कैसे हो गई, तो ये दोनों चीजें एक्चुअली डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर। परफेक्ट एब्जॉर्बर कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा उसका, लो लो टेम्परेचर। और परफेक्ट इमिटर कब होगा, जब वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर। तो आप देखें क्योंकि हमारा जो सन है वो हाई टेम्परेचर पर है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि क्या करता है, एमिट आउट करता है, ठीक है। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर का यहां पर मतलब मैं ये भी लिख दूं कि यहाँ परफेक्ट एब्जॉर्बर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इट इज ओपैक, नो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो लो टेम्परेचर के ऊपर, तो देखिए मैंने आपको यही बताया था कि ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यही है कि ये किस पे डिपेंड करे, टेम्परेचर पे डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ मैटर पे या नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करे। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स में दो बातें याद रखें। एक ब्लैक बॉडी आइडियल तब होती है जो वो 100% एब्सॉर्बर हो और 100% क्या हो, इमिटर हो। लेकिन दोनों के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, लो टेम्परेचर पे एब्सॉर्बर बन जाएगा और हाई टेम्परेचर पे एमिटर बन जाएगा। इसी तरह
तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि द इमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यही बात मैंने आपको बताई कि जो इमिटेड रेडिएशन है उस बॉडी में से वो किस पर डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ना कि उस मटेरियल के ऊपर जहां से क्या हो रही है, इमिशन हो रही है। तो अब यहां पर हम किसी भी ब्लैक बॉडी को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं, जिस स्फेरिकल बॉडी के अंदर यही काम हो कि वो 100% क्या हो, एब्जॉर्बर। मैं इसकी अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी क्या है, डायग्राम। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी एग्जांपल देख लूं तो एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है जी, एग्जांपल के अंदर आ जाता है स्टार्स। स्टार्स जितने भी होते हैं उन्हें हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टेम्परेचर के हिसाब से उनके अंदर से रेडिएशन इमिट आउट होती है। इसी तरह ब्लैक एंड मेटल सरफेस, ब्लैक एंड मेटल सरफेस का मतलब यही है कि मेटल सरफेस है जो कि डार्क कलर के अंदर है, वो भी आपके पास ब्लैक बॉडी कहलाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे वो एब्जॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर पे वो भी क्या करता है, इमिट आउट। इसी तरह जो लावा होता है या मोल्टन जो मेटल होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो भी क्या कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है, और वो भी उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मोल्टन मेटल का, उतनी ज्यादा क्या होगी, रेडिएशन उसमें से इमिट आउट होगी। अब अगर आप अर्थ पे एक ऐसी ब्लैक बॉडी बनाना चाहते हैं तो एक साइंटिस्ट था फेरिस के नाम से, उसने क्या किया, उसने एक आइडियल ब्लैक बॉडी बनाई। और वो कैसे बनाई? उसने क्या किया कि उसने एक मेटल लिया जिसको चारों तरफ से उसने क्या कर दिया, पैक। यानी कि एक मेटल बॉडी है जो कि स्फेरिकल फॉर्म के अंदर स्फेयर है, जैसे बॉल होती है ना, अंदर से होलो स्फेयर है। और उसने अंदर उसके क्या किया, ब्लैक कलर से उसको, यहां पर सारा का सारा उसमें ब्लैक कलर से उसको पेंट कर दिया। ठीक है, प्योर जो आपके पास होता है। जैसे आप देखें कि अगर आप प्योर ब्लैक कलर को देखना चाहें तो ये जो आपकी कच्ची पेंसिल होती है इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो आपके पास तकरीबन जो होता है वो ब्लैक कलर होता है, जिसे हम कहते हैं तकरीबन 99% जो होता है वो ब्लैक होता है। बाकी तमाम जो ब्लैक कलर्स आपको नजर आते हैं वो ब्लैक कलर 100% ब्लैक नहीं होते, उसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही होती है। ठीक है, अब इस चीज को बनाने के लिए उसने क्या किया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोन शेप यहाँ पर इसने ड्रॉ की है। इस कोन शेप का क्या मकसद था? देखिए, हमने एक ऐसी बॉडी बनानी थी जो 100% लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि कोई लाइट की जो है उसमें से इमिट आउट या रिफ्लेक्ट बैक ना करे। ठीक है ना, यही बात हमने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ी है कि वो कोई लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे। तो अब इसको बनाने के लिए हमने ये कोन शेप क्यों रखी है? होता यह है कि ये है इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। अब इन रेडिएशन को अगर रिफ्लेक्ट नहीं करवाना या ये रिफ्लेक्ट ना करे तो आप क्या करते हैं कि आपने इसको एक स्मॉल होल से इंटर करवाया। अब ये स्मॉल होल से इंटर करने के बाद जब इंटर होती हैं और इस कोन से टकराती हैं, क्योंकि ये कोन के साथ एक एंगल से टकराएंगी तो क्या करेंगी, ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, और रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद ये इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेंगी और इस ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं निकलेंगी। जबकि अगर ये बिल्कुल प्लेन होता तो सोचिए, ये अगर इस तरह प्लेन होता तो लाइट आने के बाद सीधी सीधी आने के बाद रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकती थी, और अगर रिफ्लेक्ट बैक करती तो फिर तो मकसद खत्म हो जाता ना ब्लैक बॉडी का। हमने ब्लैक बॉडी के बारे में क्या कहा कि ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, 100% एब्जॉर्ब करेगी। अगर एब्जॉर्ब करवाना है तो इसका मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें लाइट जाए तो जरूर लेकिन वापस ना आए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो फेरिस ने ये ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर 100% लाइट क्या करती थी, जाती जरूर थी लेकिन वापस नहीं आती थी, उसे उसने कहा ये है ब्लैक बॉडी। अब रेडिएट कैसे करेगी? तो अभी ये तो है लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर क्योंकि लाइट अगर जा रही है तो जब हम इसका टेम्परेचर हाई करेंगे, यानी इस स्फेयर को आप किस में रख दे, फर्नेस में, तो जब आप इसको फर्नेस में रखेंगे तो जब ये अंदर से ग्लो करना शुरू होगी तो यहां से रेडिएशन क्या होगी, बाहर निकलना शुरू होगी। इन्हें हम इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं, और इनका जो इमिशन है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, टेम्परेचर पर। कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा इमिशन ऑफ रेडिएशन होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो फेरीज ने एक ब्लैक बॉडी फॉर्म कर ली ना, कि वो बॉडी क्या कर रही है, लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रही है और हाई टेम्परेचर पे क्या कर रही है, इमिट कर रही है रेडिएशन को। इसे हम कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। अब यहाँ पे इस ब्लैक बॉडी में से निकलने वाली रेडिएशन को हम दो लॉस के जरिए पढ़ते हैं। एक कहलाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और एक कहलाता है प्लैंक्स बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो सबसे पहले तो हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को पढ़ेंगे कि ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट जो के ऊपर मैंने ब्लैक बॉडी दी है उसका जब टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस करते हैं,
तो 400 डिग्री सेल्सियस पे आपको निकलने वाली जो रेडिएशन है वो रेड कलर की नजर आती है। फिर आप जाते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पर। 600 डिग्री सेल्सियस पर ये कलर चेरी रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप जाते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पर। 900 डिग्री सेल्सियस पे ये आपको ऑरेंज कलर में कन्वर्ट, यानी कि जो रेडिएशन होती है वो ऑरेंज कलर की हो जाती है। फिर आप जाते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं और आपको कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। आप चले जाते हैं येलो कलर पर। फिर जब आप जाते हैं 1600 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो कलर है वो हो जाता है व्हाइट। अब जरा देखें कि यहाँ हो ये रहा है कि रेड की जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग है, ठीक है, वेवलेंथ क्या है यहाँ पर, लॉन्ग है। और जो व्हाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है। अब जरा देखें हो ये रहा है कि यहां पर जब टेम्परेचर लो है तो वेवलेंथ क्या है, लॉन्ग है, और जब यहां पर टेम्परेचर हाई है तो जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है। इसका मतलब आपको ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी ब्लैक बॉडी का, तो जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। इट मींस यहां पर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर और वेवलेंथ आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस कर ली कि जो जो टेम्परेचर है वो इमिशन ऑफ रेडिएशन तो कर रहा है, लेकिन ये इमिशन ऑफ रेडिएशन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी भी तो ज्यादा होगी ना, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है। और इसी चीज को हम पढ़ते हैं वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ में। इसका नाम डिस्प्लेसमेंट इसीलिए क्योंकि ये डिस्प्लेस कर जाता है जैसे जैसे इसका टेम्परेचर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और कहाँ ये डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसकी जो है वो हम अभी एक करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ग्राफ के अंदर, जिस ग्राफ में आपको ये पता चलेगा कि जो वेवलेंथ और टेम्परेचर वो आपस में किस तरह से रिलेट होता है। तो वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेट्स वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट विद द टेम्परेचर। तो ये जो वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये वेवलेंथ और इमिटेड लाइट की जो टेम्परेचर है उसको आपस में क्या करता है, रिलेट करता है। इसकी अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो वो स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह से है। ये इसकी है स्टेटमेंट। और क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट, कहता है कि द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फॉर डिफरेंट टेम्परेचर पीक्स एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये बात जो पीक वाली उसने की है इसको भी मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसने ये कहा है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, वो आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, टेम्परेचर के। अब क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात की है तो मैथमेटिकली भी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये देखें कि ये आपके पास है लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और लैम्डा मैक्स टी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.9 एक्सपोनेंट -3 मीटर केल्विन। लैम्डा मीटर है और टेम्परेचर केल्विन में। अब ऊपर जो इसने बात की, इस बात को अगर हम यहाँ पर देखें, ये है कर्व जिसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व कहते हैं। अब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को जरा आपने समझना है क्योंकि सारी कहानी इसी ग्राफ के अंदर मौजूद है। इस ग्राफ में देखा जाए तो ये ग्राफ दो जो है वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेवलेंथ को और एक इमिटेड रेडिएशन को। इसे हम देखें तो स्पेक्ट्रल, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो आपको टेम्परेचर्स गिवन है, टेम्परेचर है 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 6000 केल्विन एंड 7000 केल्विन। आप देखें डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कर्व्स नजर आ रहे हैं, और उन कर्व्स की खास बात क्या है कि हर टेम्परेचर पर एक पीक आपको मिल रही है, हर टेम्परेचर पर एक पीक मिल रही है। और दूसरा ये जो आपको एक कलर पैटर्न नजर आ रहा है ना, ये विजिबल लाइट का पैटर्न है। इस विजिबल लाइट की इस तरफ जो कि वॉयलेट से दूसरी तरफ है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा वॉयलेट। और रेड के दूसरी तरफ क्या होगा, इंफ्रारेड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ये जो आपको सारी वेवलेंथ नजर आ रही है, ये वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट होगी और रेड के बाद क्या होगी, इंफ्रारेड होगी। तो यहाँ पे आपको इन तीन जो है वो कंटिन्यूटी के साथ रेडिएशन मिल रही है। और आप जरा देखें कि हर टेम्परेचर पर एक वेवलेंथ क्या है, पीक पर है। पीक से मुराद यही है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे शो करूं कि 7000 केल्विन पे आपको एक पीक नजर आ रही है,
फिर 6000 केल्विन पर एक पीक नजर आ रही है, फिर 5000 केल्विन पर एक पीक नजर आ रही है, फिर 4000 केल्विन पर पीक है, और फिर 3000 केल्विन पर पीक है। आप जरा इन पीक्स को देखें तो ये पीक्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पीक शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि देखें अल्ट्रावायलेट जो होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है ना, लैम्डा शॉर्टर है। और जो आपके पास इंफ्रारेड की तरफ अगर आप जाएं तो ये कौन सी वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ। तो आप सोचें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से अगर ये शिफ्टिंग जो हो रही है पीक की वो टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ हो रही है, तो ये बात हो गई ना कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होगी, शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैं इसको मिलाता हूं, तो ये आप देखें कि ये शिफ्टिंग कहां हो रही है, टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। और वो शॉर्टर वेवलेंथ क्या है, अल्ट्रावायलेट है। तो एक तो बात यहां से ये पता चल गई कि टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ क्या होगी, शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। ये बात ऊपर मैंने कलर्स में भी बताई थी और आपको यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यही बात बता रही है। लेकिन एक और बात भी है जो यहाँ पर देखने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन वो ज्यादा होगी। अब देखें 7000 केल्विन पर इमिटेड रेडिएशन कितनी है, फिर 6000 केल्विन पर इमिटेड रेडिएशन कम हो गई, 5000 केल्विन पर इमिटेड रेडिएशन और कम हो गई, 4000 केल्विन पर इमिटेड रेडिएशन कम हो गई। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो इंटेंसिटी है इमिटेड रेडिएशन की वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो दो बातें यहां से आपको पता चल गई, एक ये कि वेवलेंथ और टेम्परेचर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी आपको ये पता चल गई कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो इमिटेड रेडिएशन होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं उस लाइट के या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अब इसी चीज को मैंने पॉइंट्स में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे भी देख लें। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब टेम्परेचर हाई होता है, हायर टेम्परेचर शिफ्ट्स पीक वेवलेंथ टू शॉर्टर वैल्यूज। यही बात हमने देखी ना कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो जो वेवलेंथ है उसकी पीक शिफ्ट करेगी किस तरफ, शॉर्टर वैल्यूज की तरफ। तो इस चीज को हम यहां पर लिख देते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फिर दूसरी बात, हॉटर स्टार्स अपीयर ब्लू और व्हाइट। जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, हॉटर स्टार अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ब्लू और व्हाइट क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये है शॉर्टर वेवलेंथ। तो जितने हॉटर स्टार होंगे जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा उनकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी, और शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू और व्हाइट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो कूलर स्टार है, कंपैरेटिवली कूलर स्टार्स अपीयर रेड और येलो, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो ये आपको कैसे नजर आएंगे, ये आपको रेड और येलो कलर के नजर आएंगे। तो वो स्टार्स, और इसी तरह से हम स्टार्स के टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अभी हम स्पेक्ट्रा के अंदर इसको जाकर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक पॉइंट समझने का यही है कि हॉटर स्टार टेम्परेचर ज्यादा, वेवलेंथ शॉर्ट, कूलर स्टार टेम्परेचर कम, वेवलेंथ लॉन्ग, ठीक है। फिर इसी तरह लास्ट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, the greater the intensity of radiation at each wavelength। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की, जो कि किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे क्या हो रही है, इमिट आउट हो रही है। तो उस जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।